Good morning, Bacho. So today we'll be discussing about capacitance and capacitor. But before going into that topic, once again we will focus bit more on conductor. ठीक है, कंडक्टर में अभी भी कुछ ऐसा बचा है जो हमने नहीं पढ़ा है, या फिर हम ये कहें हमने 10th में पढ़ा है हल्का फुल्का, और कुछ और हम उसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे 12th में. तो देखो क्या है वो. सबसे पहले हमने ये पता है, या हम लोगों को ये पता है कि जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस में आ जाता है. ठीक है, अब ये चार्ज इसको जब हम देंगे इसकी कौन सी क्वांटिटी बढ़ जाएगी. जैसे एनालॉजी हम देते हैं, एक सिंटेक्स का टैंक हो या आपके घर का बकेट हो, जब हम उसमें पानी डालते हैं, जैसे जैसे पानी डालते हैं उसकी लेवल या हाइट बढ़ते रहती है. यहाँ हम चार्ज डाल लें, इसमें कौन सी वो क्वांटिटी होगी जो बढ़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, यही तो हम बोलते हैं. चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ता है, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है. हाँ या ना. तो ठीक है, ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है तो पोटेंशियल बढ़ता है. तो यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल या चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है. लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं इसे इनफाइनाइट चार्ज देते रहूँ, मतलब कितना भी चार्ज दे दूँ, ऐसा तो है नहीं. इसकी भी अपनी लिमिट है. जैसे आपके घर का टैंक या बकेट में मैंने पानी डाला, फुल कर दिया, लेवल फुल हो गया, उसके बाद मैं और पानी डालूंगा तो क्या होगा, वो पानी लीक आउट होने लग जाएगा. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है. आपका इसमें चार्ज जब हम देंगे, एक्सेस चार्ज देंगे, वो लीक आउट होने लग जाएगा. तो सपोज इसमें हम 1000 कूलम दे सकते हैं मैक्सिमम. ठीक है, 1000 कूलम से ऊपर नहीं दे सकते हैं. और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1000 कूलम से आप ज़्यादा दे रहे हो, चार्ज लीक होगा. अब कैसे होगा देखो, एक उसका रीज़न मैं और बताता हूँ. इसमें पोटेंशियल बढ़ जाएगा. जैसे आपने 1 कूलम से आप ले गए 1000 कूलम तक, तो इसका पोटेंशियल आपका बढ़ते जाएगा. अब सपोज ये कंडक्टर है, इसके सराउंडिंग में आपके ये एयर मॉलिक्यूल दिखें. क्लियर, एयर मॉलिक्यूल हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो या एटम हो, उस एटम में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज रहता है. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्चुअल लेवल के लिए, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं. तो 1000 कूलम का आपने इसको चार्ज दिया, लेकिन अगर आप 1001 कूलम का चार्ज दोगे तो ये कुछ करेगा. वो क्या करेगा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगाएगा. मैं जरा सा बड़ा करा देता हूँ, जूम करके हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. एक तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगा रहे हैं, और बाहर से जो कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज है वो भी तो इस पर फोर्स लगा रहा है. अब अगर जो कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें ज़्यादा फोर्स लगाए न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. यही तो होगा. अगर वो ज़्यादा पावरफुल है, उसने खींच लिया अपनी तरफ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन जो ये बाहर आया तो ये एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा. हाँ या ना, बिल्कुल. तो इससे क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. जहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो कैसा चार्ज बन जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो ये एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्यों, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था. लेकिन सिंस अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये क्या हो गया है, ये बन गया है अब एक आयन. क्यों बन गया आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले जीरो चार्ज था. तो इस मेथड को हम बोलते हैं आयनाइजेशन. ये जेड लगाओ या एस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. आयनाइजेशन जेड ही लगा दो, तो बहुत बुक में ये लिखा रहता है. आयनाइजेशन हो गया, और ये आपका एटम जो था एयर का, जो कि एक इंसुलेटर है, एयर इज एन इंसुलेटर, ये इसने उसको भी आयनाइज कर दिया. एयर का जो पोटेंशियल है वो है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर. सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है, इक्वल टू -dV/dr होता है, तो वोल्ट पर मीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर. तो अगर इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कभी लगे तो जो एयर होगी वो भी आयनाइज हो जाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो एयर का एटम है जो पहले आपका न्यूट्रल था, अब वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. समझ में आ रहा है. अब सपोज जब मैंने इस कंडक्टर को 1000 कूलम का चार्ज दिया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो लेस देन 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर था. लेकिन जैसे ही मैं इसे 1001 कूलम चार्ज दे रहा हूँ, 1001 कूलम चार्ज दे रहा हूँ, तो इसमें जो पोटेंशियल है, तब जो इसका पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर. और जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कुछ करेगा. अब देखो, सपोज 1000 कूलम चार्ज इसके पास पहले से था, मैंने 1 कूलम का चार्ज दे दिया, तो कितना कूलम बन गया, 1001 कूलम. अब 1001 कूलम जैसे ही हुआ, इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला,
और इसको न्यूट्रल कर लिया। पहले इतना था, मैंने एक पॉजिटिव और दिया था ये वाला, तो ये इसने इसको न्यूट्रल कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -1, पॉजिटिव चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन ले लिया -1, ये कूलम कूलम छोड़ दो। 1000 ई चार्ज था, ये मान लो 1 ई चार्ज आपने बढ़ाया तो 1 ई चार्ज इलेक्ट्रॉन का आ भी तो गया, अब फिर कितना हो गया 1000 ई चार्ज इसमें वापस आ गया। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इसकी तो कैपेसिटी 1000 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। उससे ज़्यादा अगर आप चार्ज देंगे तो वो क्या हो रहा है, वो लीक आउट हो जा रहा है, वो रुक ही नहीं पा रहा है उसमें। जैसे वो बकेट में उससे ज़्यादा पानी नहीं रुक पा रहा था, यहाँ पे भी 1000 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा या 1000 पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का जितना होता है नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव चार्ज मैंने इसमें लिखा, वरना माइनस लिखता है यहाँ पे, प्लस लिख रखा है, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज मैंने इसमें रखा था। लेकिन जैसे ही मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें बढ़ाया तो इसने अपने आसपास का, क्योंकि पोटेंशियल हमारा तब 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इससे ज़्यादा हो गया, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज़्यादा हो गया तो हमारा फोर्स F = QE बढ़ा। देखो ये क्यों लगा, जैसे जैसे आपने इसमें चार्ज बढ़ाया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो क्या होगा, ये फोर्स चार्ज में लगेगा। कौन से चार्ज में लगेगा? ये नेगेटिव चार्ज में लगेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो जैसे ही आपने उसमें और पॉजिटिव चार्ज डाला, ये वाला, इसका क्या बढ़ा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। किसमें फोर्स लगेगी? क्यू चार्ज में। वो क्यू चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स लगेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उसको न्यूट्रलाइज करा और दोबारा कितना हो गया 1000 ई। फिर आपने +1 ई डाला, फिर उसने एक को खींचा और फिर कितना हो गया 1000 ई। इसका मतलब है बार बार ये प्रोसेस होते रहेगी, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में जो सराउंडिंग का जो एयर एटम्स हैं वो आयनाइज हो जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन पोटेंशियल, या फिर ऐसे शुरुआत करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज ऑन द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर its potential and electric field increases. At a particular point, when the potential or electric field becomes so high that electric field is near about 3 × 10⁶ volt per meter, then what it does? Then it ionizes the atoms of air which is insulator. It pull out one electron from it and neutralize one excess positive charge, and hence it ionize the air. That means air atoms become what? Positively charged. Ionization का जो मतलब है, ये सिर्फ आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आपका 2-3 चीजें यहाँ से क्लियर हुई। देखो, पहला, आपने चार्ज बढ़ाया कंडक्टर में, उसका पोटेंशियल बढ़ा। जैसे आपने बकेट में पानी बढ़ाया, उसका वाटर लेवल बढ़ा। तो यहाँ वाटर लेवल का जो कंपैरिजन है वो आप पोटेंशियल से करना, और जो आपने पानी डाला वो चार्ज था, मतलब एनालॉजी बता रहा हूँ। जो कंडक्टर में चार्ज है वो यहाँ पानी है, जो आप डाल रहे हो वो पानी है, लेकिन जो पानी की यहाँ हाइट है उसे आप पोटेंशियल समझो। यहाँ पोटेंशियल का मतलब यहाँ पानी आपका मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते। यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा आप पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकते। चार्ज आप बढ़ा रहे हो, यहाँ पे चार्ज क्यू है, या फिर आप इलेक्ट्रॉन बोले, कोई भी चार्ज बोलो, वैसे ही वहाँ पे वाटर का रोल है। फोर्स क्यों लग रहा है? फोर्स लग रहा है F = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बढ़ा था? इसकी वजह से बढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। चार्ज क्यू कौन सा था जिस पे फोर्स लग रहा है? वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, उसकी वजह से फोर्स लग रहा था। इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उसने जो एक्सेस आपने चार्ज दिया उसको न्यूट्रलाइज करा। न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या हुआ? एयर आपकी क्या हो गई? आयनाइज हो गई। क्लियर? ये हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब ये समझाने का जो सबसे बड़ा रीज़न था, एक मुझे चीज़ और बताओ। अब अगर मुझे पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अगर मान लो मेरे पास 2 कंडक्टर हैं, फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर छोटा, एक कंडक्टर बड़ा है, और दोनों में मैं आपका चार्ज बढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कौन सा कंडक्टर ज़्यादा अच्छा होगा? एक में मैंने 1 कूलम का चार्ज डाला और 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ, और एक में मैंने 100 कूलम का चार्ज डाला और 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ। ये 2 अलग अलग टाइप के कंडक्टर है, टाइप 1, टाइप 2। कौन सा कंडक्टर हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा? 1 कूलम में 1 वोल्ट वाला या फिर 100 कूलम में 1 वोल्ट वाला? चॉइस इज ऑल योर्स। यानी कि अगर हम चार्ज डालें और कम चार्ज डालें तो कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हो, या ज़्यादा चार्ज डालें उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज हो, तो इसमें जो बेटर चॉइस है वो सेकंड वाला है। ऐसा क्यों?
कम चार्ज डालने पे भी 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है। मान लो जो यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है अपने आसपास, या फिर जो आपका चार्ज लीक हो रहा है, जो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, आयनाइजेशन भी भूल जाओ अभी, वो आपका 10 वोल्ट पे हो जाएगा और हर एक कूलम 1 वोल्ट को दे रहा है इस वाले पे। तो यहाँ पे 10 कूलम चार्ज कितना बना देगा, 10 वोल्ट। और इसके ऊपर जैसे ही आप चार्ज डालने की कोशिश करोगे उस कंडक्टर से आपका चार्ज क्या होगा, लीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ हर 100 कूलम में 1 वोल्ट है, यानी कि 1000 कूलम पे जाके आपका ये कितना होगा, 10 वोल्ट। इसका मतलब कौन से कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी, ये वाले कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा है, ये 1000 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता है और इसका पोटेंशियल अभी भी कितना बड़ा है, 10 वोल्ट। और ये सिर्फ 10 कूलम में कितना हो जा रहा है, 10 वोल्ट। उसके ज़्यादा आप चार्ज डालोगे क्योंकि कैपेसिटी आपकी मैक्सिमम हो गई, जैसे बकेट का पानी मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद चार्ज क्या करेगा, लीक करना शुरू कर जाएगा। दैट मीन्स हमें एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसमें ज़्यादा चार्ज डालने में भी कम पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो। एनालॉजी के लिए हम कुछ समझा सकते हैं, जैसे मान लो आपके 2 टाइप की सर्फेसेज हैं। वैसे तो सिंपल है, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी। इसमें मैंने सपोज 1 लीटर पानी डाला, ये इतना इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 1 लीटर पानी, इतना इंक्रीज हुआ। फिर मैंने 1 लीटर डाला, इतना इंक्रीज हुआ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर डाला, इतना इंक्रीज हुआ। फिर मैंने 1 लीटर डाला, इतना इंक्रीज हुआ। यहाँ पे फिर मैंने 1 लीटर डाला, इतना इंक्रीज हुआ। क्लियर? भले इसकी हाइट और कम कर दो, चलो इतना कर दो। क्लियर? अब इसमें आप 1 लीटर और डालोगे, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसमें 1 लीटर डालोगे, इतना और। इसमें 1 लीटर डालोगे, इतना और। इसमें 1 लीटर डालोगे, इतना और। अब मैंने क्या कहा था, ध्यान से, मैंने इन दोनों का शेप अलग अलग बनाया है। पानी की जो हाइट है वो है पोटेंशियल, यही तो बोला था। तो देखो पानी की हाइट ज़्यादा कहाँ बढ़ी, इसमें, लेकिन ज़्यादा चार्ज कहाँ है, इसमें। इसमें कितना है, 1 2 3। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कैपेसिटी ज़्यादा किसकी, इसकी कैपेसिटी कैसे कम। तो यही समझाना चाह रहा था एनालॉजी लेके। इसको आप एक बार समझो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करो। एक चीज़ जरूर नोट करना, क्या, वी रिक्वायर अ कंडक्टर इन विच मोर चार्ज रिजल्ट इन स्मॉल पोटेंशियल। जो पोटेंशियल उसमें आए सरफेस में, ज़्यादा चार्ज में भी कम पोटेंशियल आया। मोर चार्ज स्मॉल पोटेंशियल, स्मॉल चार्ज मोर पोटेंशियल नहीं। क्लियर? चलिए एक बार सोचिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चलो अब देखो, अब ये कंडक्टर आपके सामने है। अगर इसमें मैं चार्ज बढ़ा रहा हूँ तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अब तो क्लियर हो गया होगा, चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल भी ज़्यादा, चार्ज बढ़ गया पोटेंशियल भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर? अब यहाँ पे ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट का हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस। और ये उस कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बता रहा है। तो यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तरीके से उसके साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। आप वैसे भी देखो, सपोज 2 हमारे ये स्फीयर हैं, दोनों चार्ज स्टोर कर रहे हैं, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होगी, है ना। अब दूसरे तरीके से एक और देखो, V = KQ/R। जिसका R कम होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज़्यादा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए। और जिसका R ज़्यादा होगा उसका V क्या होगा, कम होगा। यानी कि लिए हमारे लिए कौन सा कंडक्टर अच्छा है, ये वाला कंडक्टर अच्छा है। ठीक है, जिसमें हमारा पोटेंशियल कम होगा और हम चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। तो ठीक हो गया, ये अभी हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन चलिए पहले इसी को देख लेते हैं अच्छे से। तो क्या देखना है हमें, हमें देखना है Q = CV में C क्या था, C था कैपेसिटेंस। नाउ इफ V = 1 वोल्ट तो Q = कितना हो गया, C। जब V 1 वोल्ट के बराबर हुआ तो चार्ज किसके बराबर हो गया, कैपेसिटेंस के बराबर हुआ। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज दैट चार्ज विच इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस वो चार्ज है जो आपका पोटेंशियल कितना इंक्रीज करता है, 1 वोल्ट। ध्यान से सुनना, कैपेसिटेंस इज दैट चार्ज विच इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, अच्छा चलो ये बाद में बात करते हैं, पहले इतना, सिर्फ इतना। अब इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं, फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, Q = CV, C = Q/V, ये आ गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। एक यूनिट तो यहाँ से निकल जाएगी, Q की यूनिट होती है कूलम और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, तो क्या हो गई, कूलम पर वोल्ट। लेकिन हमें इसको एक डिराइव्ड यूनिट, एक पर्टिकुलर ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो एक तो हो गई कूलम पर वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, और
जो मेन होती है वो होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, इसको ऐसे लिखो, साइंटिस्ट के नाम पे होती है तो अल्फ़ाबेट शुरू से होता है, तो ये हो गई फैरेड, और इससे किससे डिनोट करा है? कैपिटल एफ से। जैसे न्यूटन एनी स्मॉल एन से शुरू करते हैं और यहाँ पे उसका सिंबल आता है कैपिटल एन, बिल्कुल वैसे ही। तो ये तो हो गया कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस किसका है? कंडक्टर का। कंडक्टर में कितनी कैपेसिटी होगी, कितना चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी है, वो ये उसको बता रहा है। ये क्लियर हो गया, समझ में आया? व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट इज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। और अभी आप कैपेसिटर भी देखोगे तो वो वही होता है, अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज एंड हेंस वी कैन से विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटर। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया कैपेसिटेंस के बारे में। अब यहाँ से हम क्या समझते हैं? एक चीज़ मुझे बताओ, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो मैंने ये स्केल लिया, ठीक है। अब इस स्केल का जो कैपेसिटेंस है वो है 1 फैरेड। तो यहाँ से एक चीज़ देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकलेगी, पहले यहाँ से देखो फिर उससे देखना, और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इफ़ C इज इक्वल टू 1 फैरेड, अगर C 1 फैरेड हो जाए तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो C इक्वल टू 1 फैरेड हो जाए एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, देन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। यानी कि जब किसी की कैपेसिटी 1 फैरेड है तो कितना चार्ज उसमें जा रहा है? 1 कूलम का, और वो उसके पोटेंशियल को कितना इंक्रीज कर रहा है? 1 वोल्ट। देयरफॉर वी कैन से 1 फैरेड इज दैट कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर विच gives या which increases the charge या which gives the charge 1 coulomb to the conductor and hence which increases द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो वो पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर दे रहा है? 1 वोल्ट से इंक्रीज कर दे रहा है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया है। नहीं आया तो फिर देखो, कैपेसिटेंस 1, चार्ज 1 होगा। अरे ये तभी तो 1 होगा, C कब 1 होगा? या बोलो इफ C इक्वल टू 1 व्हेन Q इक्वल टू 1 एंड V इक्वल टू 1। ऐसे कर लो, Q 1 होगा, V 1 होगा तो C भी कितना होगा? 1 होगा। ये ज़्यादा आसान हो गया। तो कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। अब तो आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10th में पोटेंशियल को डिफाइन करते थे या फिर 1 वोल्ट को डिफाइन करते थे, वैसे ही 1 फैरेड हो गया। अब इसके बाद क्या, ध्यान से सुनो, 1 फैरेड मैंने दिया। 1 फैरेड अगर कैपेसिटी है तो चार्ज कितना? 1 कूलम, और पोटेंशियल कितना? 1 वोल्ट। क्लियर? अच्छा, अब दोबारा पूछते हैं, अगर मान लो इसकी कैपेसिटी 50 फैरेड है, अगर इसकी कैपेसिटी स्केल की 50 फैरेड है, ठीक है, स्केल का जो मेटलिक स्केल है सपोज, उसकी कैपेसिटी 50 फैरेड है, ओके, और वो चार्ज स्टोर करता है 50 कूलम। तो अब भी देखो उसका जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? Q इज इक्वल टू सी वी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये हुआ। तो इज इक्वल टू, अच्छा कैपेसिटी तो हमें पता है V निकलना है, V इज इक्वल टू Q बाई C, तो कितना हो गया? Q रखो 50, ये आ गया 50, और अभी भी कितना हो गया? 1। क्लियर? देखो अंतर आ गया, पहले जब 1 फैरेड का था तो सिर्फ 1 कूलम का चार्ज देके वो 1 वोल्ट बढ़ जा रहा था। अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, अब बड़ा हो गया है, अब उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा कि उसकी कैपेसिटी 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए? 50 कूलम। अब अगर सपोज मैं ये कहूँ इस पूरे बोर्ड की जो कैपेसिटी है वो है 1000 कूलम। कितनी है? 1000 कूलम। जो आपको बोर्ड दिख रहा है सामने, इसकी कैपेसिटी है 1000 कूलम, 1000 फैरेड, सॉरी कैपेसिटी है ना 1000 फैरेड है। अब क्या होगा? अब जब आप इसको चार्ज दोगे 1000 कूलम का, तब जाके इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना इंक्रीज होगा? 1 वोल्ट। फिर वही Q इज इक्वल टू सी वी, V इक्वल टू Q बाई सी, दोनों जब सेम होंगे तभी तो ये 1 होगा। तो इसका मतलब ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा, तब ये बढ़ेगा। तो इसका क्लियर मतलब है जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ी है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी आपकी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। पोटेंशियल उतना ही रह रहा है, पोटेंशियल कम है और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है।
अब अगर सपोज मैं कंपेयर करूं ये मार्कर को जिसकी कैपेसिटी है 1 फैरेड, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 फैरेड वैसे किसी की कैपेसिटी नहीं होगी, इसकी कैपेसिटी है सपोज 1 फैरेड, तो इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा 1 कूलम, ताकि वो कितना हो जाए 1 वोल्ट। अब इनमें अगर हमें ये लगाना है कि इसमें भी हमें 1 वोल्ट का इंक्रीज करना है, तो मैंने कहा ये बोर्ड का साइज ले लो, इससे काफ़ी बड़ा होगा, तो 1000 फैरेड कैपेसिटी है, तो 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए मैंने कितना चार्ज दिया 1000 कूलम। अगर इसमें मैं 1000 कूलम का चार्ज दे देता फॉर एग्जांपल, तो क्या होता, या इसकी कैपेसिटी मान लो 1000 फैरेड होती, तो उसका मतलब क्या होता, या फिर ये देख लो अगर 1000 कूलम देता तो क्या होता, तो इसके पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। हमें तो ऐसी डिवाइस चाहिए जिसका पोटेंशियल कम हो, और जिसका पोटेंशियल कम होगा उसी की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो किसी भी फॉर्मूले से देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई सी। जिसकी कैपेसिटी कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा, या फिर इसको यहाँ रखो, C इज इक्वल टू Q बाई वी। जिसका पोटेंशियल कम उसका C ज़्यादा, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस कम। अगर हम सेम चार्ज दे रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर फॉर सेम चार्ज जिसका V कम होगा उसका C क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका V ज़्यादा होगा उसका C क्या होगा, कम होगा। या उल्टा कर लो, कैपेसिटेंस जिसका ज़्यादा है उसका ऑटोमेटिकली V कम होगा। तो जो शुरुआत से हम बात लेके चल रहे हैं पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बीच का रिलेशन, ये उसका भी जिक्र है। और वैसे अगर लेमन लैंग्वेज की बात करूँ, जो जितना बड़ा है वो उतना बेहतर है। अरे ये क्या हो गया, छाता का ऐड आया था एक बार, बहुत बड़ी छाताएँ जो चलने शुरू हुई थी, पहले वो सिर्फ दुकानों के ऊपर चलती थी, बाद में इंसानों ने अपने ऊपर भी लगानी शुरू कर दी, बड़ा है तो बेहतर है। चलिए, तो जो जितना बड़ा कंडक्टर उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा। चलिए आगे, अब मैं क्या बताने वाला हूँ, आगे मैं ये बताने वाला हूँ, जो ये फैरेड यूनिट आई, ये हम स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, देखो कैपेसिटर होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के, ठीक हो गया। जैसे एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है या कोई और कैपेसिटर हो सकता है। तो सपोज मैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले रहा हूँ, और इसमें आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर इसे बोला जाता है जनरली। आइसोलेटेड इसलिए ये सिंगल प्लेट होती है, ठीक हो गया। सपोज मैंने इसको Q चार्ज दिया, वो उसके सरफेस में आया, तो Q चार्ज इसकी सरफेस में आया। लेकिन अगर गॉसेस लॉ स्फेरिकल सेल वाला याद करो, तो जब हम Q चार्ज देते हैं तो वो ऐसे अपीयर होता है कि जैसे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे। तो उससे अगर मैं इसकी सरफेस पे पोटेंशियल निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। बिल्कुल वही तो आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, अगर Q चार्ज हम डाल लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, KQ अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल वैसे यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, और हमने वहाँ पे देखा था गॉसेस लॉ में ऐसा अपीयर हो रहा था कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे आ रहा था। तो यहाँ पे भी जब हम Q चार्ज डालेंगे वो ऐसे अपीयर होगा कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे आएगा। तो V इज इक्वल टू अगर KQ अपॉन R आया, क्योंकि चार्ज तो हमने सरफेस में दिया, ये सारा चार्ज जो Q हमने इसको दिया, लेकिन वो ऐसे अपीयर हो रहा है कि इसके सेंटर में आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R। V इज इक्वल टू 1 अपॉन K की वैल्यू रख दी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। हमेशा ध्यान रखना K छोटा बनेगा इसमें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कैपिटल बनेगा। ये तो आ गया V। जल्दी जल्दी देखो, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी तो आपका जो नेट है वो ज़्यादा खर्च होगा। V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ये आया। अब हमें पता है एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, एक ही फॉर्मूला तो पता है कैपेसिटेंस के लिए। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। तो चार्ज कितना है V, और ये कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। कुछ कैंसिल हो जाएगा तो C कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इसका कैपेसिटेंस आया, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने लिखा आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर या आइसोलेटेड स्फेरिकल, आप कुछ कंडक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में मैंने डिटेल में नहीं गया हूँ, तो इसे कंडक्टर भी बोल सकते हो और कैपेसिटर भी बोल सकते हो। कैपेसिटर कुछ नहीं है, वही कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होती है, हम उसको बोलते हैं चार्ज स्टोर करने की। यानी कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज, ये लिख लेना, नोट करना, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये वही तो कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आइसोलेटेड स्फीयर कैपेसिटर ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला आया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमने कहा अच्छा अब हम अर्थ का कैपेसिटर निकालते हैं, अर्थ का कैपेसिटेंस निकालते हैं, बिकॉज C स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस। कितनी कैपेसिटी है अर्थ की, तो अर्थ के लिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही होगा, ओके। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये एक्चुअल में ये है, इसको ऐसे लिखो R
यही तो था 1/4πε0, ऐसे ही तो गया था। तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है कितना 6.4 इंटू 10⁶, और 1/4πε0 कितना होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना 9 7 63, यानी कि तो 7 टाइम होगा, ये 3 ये इतना, तो ये कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट आ जाएगी इतना फैरेड। इतना ही आएगा, उसके आगे भी आएगा, कुछ डिवाइड करके देख लेना। 9 7 63 और 4 3 1 10, तो 9 1 9, तो ये 7.1 समथिंग आगे को जो भी होगा आप देख लेना, इतना फैरेड आ रहा है। अब अगर इसको आप चेंज करो माइक्रो फैरेड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, तो ये 7 1 जो भी आ रहा है इसको डिवाइड करके डिवाइड कर ही लीजिए, देख लीजिएगा, चलिए जैसे भी 7 1 0 0 या जैसे भी आएगा इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड, यानी कि उतना आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, उतना माइक्रो फैरेड कैपेसिटेंस हो जाएगा, यानी कि इतनी बड़ी अर्थ, और वो 1 फैरेड कैपेसिटेंस भी नहीं है, 1 फैरेड। अब ये यूनिट इसलिए बड़ी है क्योंकि फॉर्मूला हमारा आ रहा है Q = CV, तो C = Q/V, Q और V की यूनिट जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी रहेंगी, इसलिए फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, छोटी सी यूनिट नहीं है। हम 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इतने में ही रह जाते हैं। फैरेड इज़ अ वेरी ह्यूज यूनिट, आपको ये समझ में आ सकता है। तो कभी क्वेश्चन आता है वाई वी डू नॉट सेलेक्ट 1 फैरेड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटर, वो उसका रीज़न यही है कि अर्थ इतना बड़ा है तब भी उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड के बराबर भी नहीं है। तो इसमें जो हम जनरली यूनिट यूज़ करेंगे, एक यूज़ करेंगे माइक्रो फैरेड और एक यूज़ करेंगे पिको फैरेड। अब ये यूज़ कहाँ होती है माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फैरेड जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। कहाँ यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, होगी कैपेसिटर में ही। कैपेसिटर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो लगाएंगे वो यूज़ होंगे माइक्रो फैरेड में। ये यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है इसके इधर, इसको इरेज करके दोबारा लिख लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड 2 यूनिट यूज़ होंगी। माइक्रो फैरेड इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल सर्किट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रन करेगी, जो डायरेक्ट आप सर्किट के बीच में लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपका आएगा ये फैन में जो लगा रहता है, आपने देखा होगा फैन में एक वाइट सिलेंड्रिकल शेप का होता है, वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, उसमें 2 प्लेट होती हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फैन में होता है मोटर, पानी की जो मोटर होती है उसमें भी होता है एक बड़ा सा वाइट सा जो सिलेंडर होता है। इन दोनों को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में काउंट करते हैं और ये माइक्रो फैरेड में मेजर होते हैं। जब इनको आप देखोगे, लेकिन हाथ मत लगा लेना कभी डायरेक्ट, उसमें चार्ज स्टोर रहता है, झटका आने का डर रहता है। तो फैन और मोटर में माइक्रो फैरेड, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट। और दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने बोला पिको फैरेड, ये यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जो ये आपके कंप्यूटर हैं, टीवी हैं, इनमें, यानी कि जो जहाँ सेमीकंडक्टर की बात आती है, सेमीकंडक्टर जो आप यूज़ करते हो उन में जो नॉट मेटल प्लेट, जो प्लेट यूज़ करते हैं इसके अंदर मदरबोर्ड या उसमें, वहाँ जो यूज़ करेंगे कंप्यूटर के अंदर, टीवी के अंदर, यहाँ सब आपका जो यूज़ करेंगे वो ऐसे कैपेसिटर यूज़ करेंगे जिनकी कैपेसिटी कितनी है पिको फैरेड, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सी यूज़ करेंगे माइक्रो फैरेड। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रो फैरेड, तो उसका आंसर यही होगा कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज less than 1 farad. Okay, so we cannot build a capacitor of capacity more than 1 farad or 1 farad even. So what will be the unit that will be using microfarad in electrical circuit and picofarad in electronics, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकली आप कहाँ यूज़ करोगे, कभी कोई आपके वहाँ आता है, क्योंकि देखो हम लोग के स्टैंडर्ड में या फिर हम लोग के करिकुलम में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ CBSE में या किसी भी कोई भी मीडियम हो इंडिया में, जो हम लोग का सिलेबस है वो हम इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड है, जो इलेक्ट्रिकल का बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्विच बोर्ड, हम इसको खोल के भी इसकी तारें जोड़ लें तो बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए जब तक नॉलेज ना हो किसी भी सर्किट में हाथ ना लगाएं, उसको आराम से ओपन करो, उसको आराम से क्लोज करो, वो ठीक है। अगर आता है, नहीं आता है तो छूना भी नहीं है ना, रिस्क है। अगर झटका लग जाएगा तो क्या कहेंगे फिजिक्स वाले से, अभी तो प्रूफ भी है
इसलिए बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, डू नॉट टच इट। लेकिन अगर कभी ऐसे दिख जाए आपको बाहर से तो उसमें लिखा रहेगा माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड, आप देख लेना। पंखे वाले में क्या लिखा रहता है, कंप्यूटर टीवी खोल के देखने की जरूरत नहीं है, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो तो उससे पूछ लेना या उसके कंप्यूटर या लैपटॉप में देख लेना। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी गोइंग फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। बहुत सारी जगह पर वो स्किप हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आपके अच्छे से नहीं होंगे, तो ये देखिएगा। सो वी विल मीट अगेन नाउ ऑन ट्यूसडे, आई सपोज डे आफ्टर टुमारो, और उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ओके देन, टिल देन, बाय बाय।